साइबर क्राइम बहुत लगातार बढ़ता जा रहा है। जितना हमने अभी देखा है, तो ये ट्रेलर आज साइबर क्रिमिनल अपने रास्ते नए नए अख्तियार कर रहे हैं। आपकी जेब से पैसा निकालें, आपको साइबर क्राइम का शिकार बनाएं। साइबर क्राइम जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, तो आवश्यकता है जागरूकता की, अवेयरनेस की, कॉन्टेक्स्ट की। डिजिटल अरेस्ट अधिकांश तौर पर शिक्षित लोगों का ज्यादा होता है। जो रोड पे ठेला चलाने वाला है, उसका डिजिटल अरेस्ट नहीं, वो आपको डराते हैं, पैनिक करते हैं और आपको एक नए नैरेटिव के अंदर फंसाते हैं। वरना आप खुद बेवकूफ बनना चाहते हैं, तो दुनिया तो बैठी हुई आपको बेवकूफ बनाने के लिए। देखिए, हमारे कानून बिल्कुल भी सशक्त नहीं है। टेक्नोलॉजी तो बहुत आगे बढ़ गई। साइबर क्रिमिनल्स भी नए प्रकार के साइबर क्राइम लेकर आ गए। वह 18 साल होने को आए और हमने लॉ को बदला ही नहीं। देश भर में साइबर अपराध का ग्राफ लगातार जोर पकड़ रहा है और ऐसे में अब हर कोई इस बात को लेकर चिंतित है कि कहीं अगला नंबर उसी का तो नहीं है। इन्हीं सब बातों को देखते हुए आज हम आपको एक ऐसे जाने माने साइबर एक्सपर्ट से मिलाने जा रहे हैं जो आपको बताएंगे कि साइबर अपराध से किस तरीके से बचा जा सकता है और कैसे आप साइबर अपराधियों के चुंगल से आसानी से बच सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल साहब। बेहद जाने माने साइबर एक्सपर्ट्स हैं और तमाम तरीके की बारीकियों से आपको समझाएंगे। सर, सबसे पहले तो नमन सत्य न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, साइबर अपराध जितना छोटा शब्द उतना ही बड़ा जोखिम और तकनीक एक तरफ हमारी इतनी बढ़ती जा रही है और जोखिम उतना ही बढ़ता जा रहा है। कैसे बचा जाएगा, कैसे बचेगी आम जनता? देखिए, आम जनता को तो अब मान के चलना होगा कि साइबर क्राइम जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। तो इसमें अगर आप सोचते हैं कि साहब इससे पूरी तरीके से भाग जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। साइबर क्राइम हमारे आसपास जितना घट रहा है और घटेगा। दायित्व हम पर है कि अब हम कितने जागरूक हो जाएंगे और अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या कदम उठा पाएंगे। क्योंकि आज साइबर क्रिमिनल अपने रास्ते नए नए अख्तियार कर रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि नई टेक्नोलॉजीज के माध्यम से, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या नई और टेक्नोलॉजीज हो, आपको बेवकूफ बनाएं, आपको डर में डालें और फिर आपकी जेब से पैसा निकालें, आपको साइबर क्राइम का शिकार बनाएं। तभी लिए शिक्षा होनी जरूरी नहीं है। आजकल बहुत से शिक्षित लोग भी साइबर क्राइम के शिकार बनते जा रहे हैं। तो आवश्यकता है जागरूकता की, अवेयरनेस की, कॉन्टेक्स्ट की। जब आपको इस बात का आभास हो जाए कि साहब आपको तो अटैक चारों दिशाओं से कोई भी कर सकता है, तो ऑटोमेटिकली आप सुरक्षा कवच पहनना चाहेंगे। चाहे वो सुरक्षा कवच आपकी साइबर हाइजीन मेथोडोलॉजी का हो, हैबिट्स का हो, माइंडसेट का हो, और उसके बाद कोशिश करेंगे कि अपना डेटा और अपना पैसा दोनों का संरक्षण किया जा सके। सो ऑल सेड एंड डन, साइबर क्राइम बहुत लगातार बढ़ता जा रहा है। जितना हमने अभी देखा है, वो तो ये ट्रेलर है, अभी पिक्चर आनी बाकी है। सर, जिस तरीके से हम एआई की बात करते हैं, विकसित भारत की बात करते हैं, हम कहते हैं कि हमारा देश विकासशील, विकसित होता जा रहा है। लेकिन क्या जिस तरीके से एक पढ़ा-लिखा वर्ग कह लीजिए या तमाम तबका जो है, वो डिजिटल अरेस्ट की चपेट में आता है। क्या इसमें सबसे ज़्यादा आपके हिसाब से क्या इसमें सबसे ज़्यादा एक पढ़े-लिखों की संख्या ज़्यादा है? क्योंकि कोई रिटायर्ड ऑफिसर होता है, कोई बैंक के एक्स रिटायर्ड मैनेजर होते हैं, डायरेक्टर होते हैं। 1-1 महीना, 20-20 दिन ऐसा नैरेटिव सेट किया जाता है कि आदमी को डिजिटल अरेस्ट कर लिया जाता है। क्या है? क्या मतलब इस तरीके से किस तरीके से प्रिपेयर पूरा नैरेटिव होता है? क्या इतनी लोगों की सोच, क्षमता जो कैपेसिटी है सोचने की, वो खत्म हो चुकी है? या कोई और ही कारण होता है कि आदमी 1-1 महीना घर में खुद ही बंद रह जाता है? देखिए, डिजिटल अरेस्ट अधिकांश तौर पर शिक्षित लोगों का ज्यादा होता है। जो रोड पे ठेला चलाने वाला है, उसका डिजिटल अरेस्ट नहीं होता, रिक्शा वाले का नहीं होता। क्यों? क्योंकि साइबर क्रिमिनल्स एक तो प्रोफाइलिंग करते हैं। आप जानते हैं कि साहब क्या आपके पास पैसे हैं और क्या आपके पास क्षमता है पैसे देने की, तो लिहाजा वो आपको टारगेट करते हैं। उन्हें पता है कि कोविड-19 के बाद लोग डरे हुए हैं, लोग पैनिकी हैं, तो वो आपको डराते हैं, पैनिक करते हैं और आपको एक नए नैरेटिव के अंदर फंसाते हैं कि साहब कानून अब अलाउ करता है कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम आपको गिरफ्तार कर लें। और एक बार बंदा डर गया तो फिर उसको दबाने में वो कोई भी चेष्टा छोड़ते नहीं है। तो एक बार आपको डरा दिया, उसके बाद आपको विवश किया, अपने अकाउंटों से पैसे निकालो, वरना हम आपको मार देंगे, आपके परिवार वालों को मार देंगे, मुकदमे डाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और कहीं ना कहीं लोगों को लगता है ओहो शायद मैंने ये गलती करी, ये उनको पता लग गई तो क्या होगा।
तो इसलिए लोग लगातार उस भंवर में, उस दलदल में फँसते चले जाते हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं लोगों को अपने डर से मुक्त होना पड़ेगा। डर जितना हो गया। अब तो साहब इस तरह कोई कॉल आए, कॉल तुरंत डिस्कनेक्ट करें, ज़्यादा अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि द मोमेंट आपने डिस्कनेक्ट किया, तब ऑटोमैटिकली आप इस चुंगल से बाहर आ गए। लेकिन अगर आप डिस्कनेक्ट नहीं किया और आप फोमो में फँसे रहे, फियर ऑफ मिसिंग आउट में, पता नहीं क्या होगा, पुलिस वाला क्या सोचेगा, कुछ और प्रोसीडिंग्स सुनी होंगी। इस शशोपंज में ना फँसे तो अच्छी बात है और अपने आप को राइट ऑफ डिस्कनेक्शन वाला जो आपका अधिकार है, उसका इस्तेमाल करेंगे, तो काफ़ी हद तक आप इस तरह के डिजिटल अरेस्ट वाले मामलों से बच जाएँगे। वरना आप खुद बेवकूफ़ बनना चाहते हैं, तो दुनिया तो बैठी हुई है आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए। तो लिहाज़ा अपनी गर्दन आपने किसी हाथ नहीं देनी। हाँ, वो बुरा मानते हैं, मानने दें। पुलिस आपके घर में कल वापस आती है, आने दें। आएगी तो वारंट लेके आएगी ना, चाहे वो सर्च वारंट हो, चाहे वो अरेस्ट वारंट हो। आपको फ़ोन पे थोड़ा ना आपको कहेगी साहब ये हम आपको वीडियो के माध्यम से आपको अरेस्ट करते हैं। आज पुलिस इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं हुई कि आपके ड्राइंग रूम में बैठे हुए आपको एडवांस तरीके से आपको अरेस्ट कर रही है। आपको खुद कहीं न कहीं ज़्यादा अपने आप को जागरूक रखना पड़ेगा। बतौर साइबर एक्सपर्ट आखिर कहाँ कमी रह जा रही है? क्या हमारे आईटी लॉज़, साइबर लॉज़ इतने कमज़ोर हैं? शायद ये कारण है कि जो साइबर फ्रॉड करने वाले लोग हैं, उनके मन बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। क्या ये एक मुख्य कारण है? या लोगों में सोच समझने की क्षमता बहुत कम हो चुकी है, जैसा मैंने पहले भी कहा? या वो मुख्य कारण है? आखिर इतना मन कैसे बढ़ जाता है इनका, जो साइबर अपराध को अंजाम देते हैं? कहाँ कमी रह रही है? देखिए, इस तमाम सारे प्रकरण के पीछे बहुत सारे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स का रोल है। एक कि हमारा कानून बिल्कुल भी सशक्त नहीं है। हमारे पास कोई डेडिकेटेड साइबर क्राइम समर्पित कानून नहीं है। हम लोगों ने साइबर क्राइम को भारत के आईटी एक्ट में कवर किया है, भारत की भारतीय न्याय संहिता में कवर किया है, लेकिन वो कवरेज कंप्लीट नहीं है। उदाहरण के तौर पर जो आईटी एक्ट है, जब हमने लास्ट अमेंड किया था 2008 की बात थी, आज 2026 है। पूरे का लगभग 18 साल होने को आए और हमने लॉ को बदला ही नहीं। तब तक टेक्नोलॉजी तो बहुत आगे बढ़ गई। साइबर क्रिमिनल्स भी नए प्रकार के साइबर क्राइम लेकर आ गए, लेकिन आपने उसकी कवरेज कानून में नहीं डाली। यहाँ तक कि भारतीय न्याय संहिता जो 2023 में आई है, उसमें भी कवरेज एक्सटेंसिवली कंप्लीट नहीं है। तो एक तो लोगों को लगता है कि साहब जब लॉ ही नहीं है, तो हम भी चलो साइबर क्राइम करते हैं, देख लेंगे। दूसरा इंडियन जुगाड़ स्कूल ऑफ मैनेजमेंट जो है ना, वो बहुत ही बेहतरीन है। उनको लगता है कि साहब कुछ भी हो जाए जुगाड़ करके बाहर तो आ ही जाएँगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्यों? क्योंकि इंडिया की जो साइबर क्राइम कन्विक्शन रेशियो है, बहुत कमज़ोर है। 1% केसेज़ में सज़ाएँ होती हैं। जब सज़ाएँ होती नहीं है, जब आपको पता है आप बेल में बाहर आ जाएँगे और अपने बरखलाफ एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर देंगे, तो आपको कोई डर रहता नहीं। या आज जब साइबर क्रिमिनल आपसे बात करता है ना, आपको डराता है, धमकाता है और आप उसे गाली देते हैं, तो आपको 4 गाली वापस देता है। वो कहता है मेरा जो उखाड़ना है उखाड़ लो, मैं कुछ तो आपने जो करना है कर लो, मैं टस से मस नहीं हूँगा। तो ये तभी धड़ल्ले से दबंग वाला एटीट्यूड तब आता है जब उन्हें पता है कि सिस्टम तो काम करता नहीं और लोगों को कोई इफेक्टिव रेमेडी मिलती नहीं। तो मुझे लगता है कानून का इंतज़ार ना करिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करिए पहले, वो पहला इम्पोर्टेंट है। अगर आप खुद प्रोटेक्ट कर लेंगे, तो फिर दुनिया भर को भी आगे प्रोटेक्ट कर पाएँगे। जब हम प्लेन में जाते हैं, तो क्या अनाउंसमेंट होती है, पहले अपनी सीट बेल्ट बाँधो, फिर दूसरे की बाँधना। तो अपनी सीट बेल्ट बाँधनी ज़रूरी है, अपने आप को साइबर सुरक्षित करना बहुत ज़रूरी है, वरना साइबर क्रिमिनल आपको लपेटे मिलेंगे, आपके परिवार को लपेटे मिलेंगे और अल्टीमेटली आप पाएँगे कि आपके पास कोई रेमेडी नहीं मिली है। कानून लगातार इस बात को कहता है, कुछ सरकारें लगातार इस बात को कहती हैं कि हम साइबर अपराध को लेकर बेहद सशक्त हैं, बेहद तकनीकी का विकास कर रहे हैं। क्या हमारी जो तकनीक है, वो भी इस मामले में कहीं न कहीं फ़ेल होती है? स्पाईवेयर आते हैं, मालवेयर आते हैं, क्या एक व्हाट्सएप पे लिंक आता है, आदमी जस्ट क्लिक करता है, व्हाट्सएप हैक। पूरा फ़ोन पे एक कॉल मिस्ड कॉल आता है, आपने अगर उसको गलती से अटेंड किया, फ़ोन हैक। क्या कहीं न कहीं आईटी जो हमारी तकनीक है, वो भी कहीं न कहीं इस मामले में विफल हो रही है? हम आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। हम कहते हैं कि पूरी जो मशीनरी है, वो मानव की तरह काम करेगी। लेकिन हमारी खुद की तकनीक कहीं न कहीं फ़ेल होती नज़र आ रही है। इसमें कोई दो राह नहीं कि हमारी तकनीक उतनी ज़्यादा कारगर नहीं है जितना हम उम्मीद करते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए पुलिस अधिकर्मी भी अभी पूरी तरीके से वेल ट्रेन्ड नहीं है। लेटेस्ट साइबर फोरेंसिक टूल्स के साथ वो अवगत नहीं है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ और लेटेस्ट तरीकों के द्वारा अगर वो अवगत किए जाएँगे तो वो ज़्यादा बेहतर हो पाएँगे। आज क्या होता है पुलिस वाले को पता ही नहीं होता कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को आपने पकड़ना कैसे है? ओरिजिनल फ़ोन को ही वो छेड़खानी करने लग जाता है। भूल जाता है कि जब आप ओरिजिनल डिवाइस को छेड़खानी कर रहे हो, तो आपने इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को तो नष्ट कर दिया। कानून तो आपके एविडेंस को मानेगा ही नहीं। तो जब एविडेंस ही नहीं आएगा, तो सज़ाएँ नहीं होंगी।
तो मुझे लगता है कि आपको अपनी तकनीक पर काम करने की आवश्यकता है, एक डेडिकेटेड साइबर क्राइम लॉ लाने की आवश्यकता है, वर्तमान कानून को इफेक्टिवली एनफोर्स करने की आवश्यकता है और पुलिस अधिकारियों को ज़्यादा जागरूक बनाने की आवश्यकता है। आज अभी भी लोग डरते हैं पुलिस के पास जाने में। हुँ। उनको लगता है पुलिस के यहाँ आकर कुछ हैरेसमेंट ना हो फेस करनी पड़े। तभी लिए सरकार ने 2 विकल्प दिए हैं। आप 1930 पर कॉल कर सकते हैं, राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है। आप cybercrime.gov.in पर जाकर कॉल कर सकते हैं, वहाँ जाके रिपोर्ट कर सकते हैं, राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर। वो दोनों चीज़ें आप पुलिस के दफ्तर में या पुलिस थाने में जाए बगैर कर सकते हैं, अच्छी बात है। लेकिन अभी भी मुझे लगता है इन्वेस्टिगेशन में बहुत कमी आ जाती है। पुलिस या तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को सही इकट्ठा कर नहीं पाती, अगर करती है तो उसको सही तरीके से प्रिजर्व नहीं कर पाती, प्रिजर्व कर पाती है तो सही तरीके से अदालत में प्रस्तुत नहीं कर पाती, साबित नहीं कर पाती। क्योंकि अब तो कानून बदल गया है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2024 आ गया है और वो कानून अब विशिष्ट प्रकार की परिभाषा करता है कि इस तरीके से ही आप इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को साबित कर सकते हैं, वरना नहीं। और अधिकांश केसेस में मैं पाता हूँ कि पुलिस और प्रोसिक्यूशन इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को साबित करने में बहुत ज्यादा सफल नहीं हो पाते। तो बहुत काम करने की आवश्यकता है, अपनी ट्रेनिंग को, अपनी तकनीक को और अपने माइंड सेट को। आज क्या है, आपको साइबर क्राइम जब आप डील करते हैं तो आपको सिटीजन फ्रेंडली माइंडसेट होना चाहिए। अगर जिसने शिकायत करने आया है उसी को आपने डांटना है, हुँ। फटकारना है, डिटेन करना है, हैरेस करना है, तो पूरे सिस्टम का जो ऑब्जेक्ट है वो खत्म हो जाता है। सर एक चीज़ और ये नहीं समझ में आता लोग इस बात को जो कॉमन मैन है वो ये बहुत जानने के इच्छुक है और वो जानना चाहता है कि अक्सर पग-पग पर साइबर अपराध है। पग-पग पर आदमी अगर सतर्क ना रहे तो अभी घर से निकले और चंद सेकंड में साइबर अपराध ने उसको अंजाम दे दिया अपराध को। आप यहाँ बैठे हैं, कॉल आता है कि राहुल शुक्ला ने कॉल किया है और अकाउंट में इतने पैसे चाहिए और बिल्कुल ऐसे ब्रीफ किया जाता है जैसे वो राहुल शुक्ला को और दुग्गल साहब को बहुत अच्छे से जानता है। आखिर ये कहाँ से क्या ये पूरी रैकी होती है? ये क्या कैसे ये सिंडिकेट पूरा काम करता है? क्या पूरी पूरी पड़ताल करने के बाद जो पीड़ित होता है उसको कॉल किया जाता है या उसको डिटेन किया जाता है, उस तरीके से उसको हिरासत में लिया जाता है? ये साइबर अपराध आखिर इस तरीके से अंजाम कैसे दिया जाता है और इससे कैसे बचा जा सकता है? देखिए, साइबर अपराध इसलिए अंजाम दिया जाता है क्योंकि आपका और मेरा डेटा मार्केट में फ्रीली उपलब्ध है, उसकी खरीद फरोख्त हो रही है। उसका कारण भी ये है कि भारत के पास कोई डेडिकेटेड डेटा प्रोटेक्शन कानून अभी तक अमल नहीं हुआ है। यहाँ तक कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट आ तो चुका है, हुँ, लेकिन उसको अमल होते होते मई 2027 हो जाएगा। हुँ। तो लोगों को कोई घबराहट ही नहीं है, किसी और का डेटा उठाओ, कॉपी करो, सेल करो, उसकी मिसयूज करो। तो यही कारणवश है कि साइबर क्रिमिनल्स आपका डेटा मार्केट से उठाते हैं, खरीदते हैं, आपकी प्रोफाइल देखते हैं, प्रोफाइलिंग के अनुसार आइडेंटिफाई करते हैं कि आपको किस प्रकार के साइबर क्राइम का शिकार बनाना है और फिर आपको टारगेट करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये तो पूरा सिस्टम जो है कामयाब नहीं हो रहा है, हुँ, उसमें बहुत लूप होल हैं, झोल हैं और जितनी जल्दी हम इन लूप होल्स को पिन अप करें, उनको फिल अप करें, उतने हम ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएँगे। बट अभी क्या है ना कि साइबर क्राइम के केसेस में सज़ाएँ दिलाना कोई बहुत इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी नहीं है। एक बार हम इफेक्टिव सज़ाएँ दिलाने लग गए, तो एक संदेश जो है वो दे पाएँगे कि साहब भारतवर्ष जो है साइबर क्राइम फ्रेंडली राष्ट्र नहीं है, बल्कि एक ऐसा राष्ट्र है जो साइबर क्राइम को बहुत सख्त कड़ी नज़र से देखता है। सर एक अंतिम सवाल, किस तरीके से आम जनता साइबर अपराध से बच सकती है पहली चीज़? क्या इसमें सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर भी जिस तरीके से आम जनता अपनी पूरी डिटेल डाल देता है कि गोइंग टू मनाली ट्रिप, गोइंग टू फला ट्रिप, तो क्या सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर भी अपनी कहीं न कहीं जो जानकारी हम लोग देते हैं, क्या हमें उससे बचने की ज़रूरत है? दूसरी चीज़ कि आपके हिसाब से बतौर साइबर एक्सपर्ट हर इंसान को क्या करना चाहिए? क्या उचित कदम है, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा साइबर अपराध से बच सकता है? आज भारतवर्ष में 2 क्रांतियाँ चल रही हैं और इस दोनों क्रांतियों में भारतवासी तल्लीन हो चुके हैं। पहली क्रांति है ग्रेट इंडियन वॉमिटिंग रेवोल्यूशन। भारत में लोग उल्टी कर रहे हैं अपने डेटा की, चाहे वो पर्सनल डेटा हो, सोशल डेटा हो, प्रोफेशनल डेटा हो। कहाँ पर? इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। दूसरी बात, भारत में एक दूसरी क्रांति चल रही है, द ग्रेट इंडियन रिकॉर्डिंग रेवोल्यूशन। भारत में हर आदमी रिकॉर्ड कर रहा है। भाई रिकॉर्ड कर रहे हो उसके बाद हो क्या रहा है? उसके बाद आप भूल जा रहे हो रिकॉर्डिंग कहाँ चली जा रही है। कौन बंदा एक्सेस कर रहा है, कहाँ एक्सेस हो रहा है, आपको पता ही नहीं। तो पहली बात, अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हैं साइबर क्राइम से, तो अपने आप संकल्प लीजिए कि ना तो मैं भारत के उल्टी की रेवोल्यूशन का हिस्सा बनूंगा, ना भारत के रिकॉर्डिंग का रेवोल्यूशन का हिस्सा बनूंगा। जानकारी लिमिटेड दूंगा, जानकारी नीड टू नो बेसिस पे दूंगा। हर आदमी के साथ साझा सारा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है।
हमारे यहाँ सारे दोस्त नहीं हैं। आज मैं और हर व्यक्ति सोशल मीडिया पर नए फॉलोअर्स की तलाश में है। अगली बार जब आपका एक्सीडेंट होता है और आप आईसीयू में बैठे होते हैं, तो उन 10,000 या 50,000 फॉलोअर्स में से एक आदमी भी आपको मिलने नहीं आता। तो मुझे लगता है जो यकीन जो यकीन आजकल हम कर रहे हैं ना, इस वर्चुअल दुनिया में, वर्चुअल रियलिटी में, उससे बाहर आना पड़ेगा। एक डिस्टिंक्शन बनाना पड़ेगा। इंटरनेट को एक आर्म्स लेंथ रिलेशनशिप के साथ देखना पड़ेगा और इंटरनेट को केवल टूल इस्तेमाल करना पड़ेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी केवल एक एक माध्यम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा होगा। आज हो क्या रहा है कि भारतवासी एआई पर इतने ज़्यादा आश्रित हो चुके हैं कि हमारे एक दोस्त हैं, उन्हें एस्ट्रोलॉजी का बहुत शौक है, तो सुबह उठते हैं और एआई से सबसे पहले पूछते हैं, "भई मेरा आज का दिन कैसा होगा?" और फिर एआई डिटरमाइन करती है कि वो आज के दिन क क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। इस तरह की जो मानसिक गुलामी है, मुझे लगता है उसमें से आपको बाहर आना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे भारतवासी अब कॉग्निटिव कॉलोनियलिज्म की दिशा में मुड़ चुके हैं। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम गुलाम बन जाते हैं, सो लॉन्ग उनका डे टू डे काम एआई कर देता है। मुझे लगता है इस माइंडसेट से बाहर आना पड़ेगा। अगर आज आप एआई के गुलाम बन गए, तो कल तो एआई ने आपको नचाना है और आपके पास कोई विकल्प नहीं होना। तो जितनी जल्दी अपनी कॉग्निटिव थिंकिंग कैपेबिलिटीज़, आपकी जो सोचने की क्षमताएँ हैं, उसको बरकरार रखेंगे, उसको विकसित करेंगे, उतना ही आप इस एआई युग में अपने आप को ज़्यादा प्रोटेक्ट कर पाएँगे। ठीक है सर, धन्यवाद आपका। तो हमारे साथ मौजूद थे पवन दुग्गल साहब, बेहद जाने-माने साइबर एक्सपर्ट हैं और तमाम तरीके के साइबरों को एक्सपोज़ करते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से आपको साइबर अपराध से बचकर रहना है। इसी कड़ी में जैसा कि सर ने बताया है कि जिस तरीके से साइबर अपराध होता है, ऐसे में आम जनता कहीं न कहीं खुद उसके लिए वो ज़िम्मेदार होती है क्योंकि आजकल जो इंसान है, आम नागरिक है, वो कहीं न कहीं सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर या तमाम तरीके जिस तरीके से उसको अवेयर होना चाहिए, वो कहीं न कहीं एआई के सहारे आ चुका है। लिहाज़ा इस तरीके की जो घटनाएँ होती हैं, वो साइबर अपराध को अंजाम देती हैं। बहरहाल वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और तो और अगर आपका कोई सवाल है तो ज़रूर पूछें।